यहाँ पे दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रोज, दूसरा है वर्स। प्रोज क्या है? देखो प्रोज उर्दू में अगर देखें इसका मतलब है नसर, ऑर्डिनरी राइटिंग। तो ऑर्डिनरी राइटिंग जिसमें आप ये राइम्स की या ये जो दूसरे डिवाइस है उनका ख्याल नहीं रखते, ठीक है, आप फ्लो में लिखते हैं। दूसरा है वर्स। वर्स क्या है? मिसरा, उर्दू में तो क्या कहते हैं, मिसरा, अ पीस ऑफ पोइट्री, जिसमें आप राइम्स की वगैरह लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे अगर एक ट्रांसलेटर है, उसने ट्रांसलेट करनी हो पोइट्री को, तो उसने फॉर्म को देखना होता है, और जब फॉर्म देखेगा तो ऑब्वियसली जो पोइट्री होती है वो वर्स फॉर्म में होती है, वो कभी भी प्रोज फॉर्म में नहीं होती। एंड द ट्रांसलेटर शुड बी केयरफुल इनफ टू ट्राई टू respect the poet's form as well as best as possible in his version। कहते हैं कि ट्रांसलेटर के लिए ज़रूरी है कि वो पोइट ने जो फॉर्म यूज़ की है पोइट्री में उसका ख्याल रखे। The structure can't be separated from the message, and therefore the translator should make sure that the sonnet he is working on does not end as an ode, or that the haiku he is translating does not end up as an elegy। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे एक किस्म की कंपैरिजन शो की गई है। यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो ट्रांसलेटर है वो कभी भी ये नहीं कर सकता कि एक पोएम है और वो उसको सोनेट में कन्वर्ट कर दे, यानी उसकी एंडिंग ऐसे करे जैसे कोई सोनेट हो, ठीक है, या कोई हाइकू पोएम है, हाइकू जापानीज़ पोएम होती है, उसको ऐसे कंसिडर करे या उसको ऐसे उसका एंड अप करे, उसको ऐसे ट्रांसलेट करे जैसे वो कोई एलिजी हो। एलिजी का मतलब है गम का गीत, यानी अ मोर्नफुल पोएम, अ लेमेंट फॉर दी डेड। एलिजी का क्या मतलब है? गम का गीत। सो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो ट्रांसलेटर है उसके लिए ज़रूरी है कि वो फॉर्म का ख्याल रखे, और फॉर्म ऑब्वियसली किसी पोइट ने यूज़ किया होता है, तो ये ट्रांसलेटर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वो इस चीज़ को कंसीडर करें। वर्ड मीनिंग, दूसरा पॉइंट है वर्ड मीनिंग। दिस इज़ प्रोबेबली व्हेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज दैट लिटरेरी ट्रांसलेटर्स हैव टू डील विद व्हेन ट्रांसलेटिंग अ पोम। अब वर्ड मीनिंग भी बहुत ज़रूरी है। अगर किसी ट्रांसलेटर ने किसी पोम को ट्रांसलेट करना है या पोइट्री को ट्रांसलेट करना है तो उसने वर्ड्स मीनिंग का ख्याल रखना है। अब वर्ड्स मीनिंग कैसे, यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन है। Most of the time, it is not a question of the professional's inability to understand the factual meaning of a word, but the difficulty of understanding the exact meaning that the poet gave to the word। कहते हैं कि पोइट समटाइम्स क्या करता है, समटाइम्स वो ऐसा वर्ड यूज़ करता है जिसका मतलब डिफरेंट होता है, लेकिन जो ट्रांसलेटर है वो उसका मीनिंग डिफरेंट लेता है। तो ये ज़रूरी है कि जो पोइट है, जो ट्रांसलेटर है, वो पोइट की साइकी को समझे कि पोइट ने जो वर्ड यूज़ किया इसका मीनिंग ये हो सकता है, वो नहीं जो ट्रांसलेटर सोच रहा है। मींस इसका मीनिंग जो है उसने सर्च करना होगा। Especially when there is variety of equivalents in the target language that the translator can choose from. This means that the translator should pay close attention to the words he chooses। कहता है कि ट्रांसलेटर जो है अगर उसने कोई पोइट्री ट्रांसलेट करनी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो इन चीज़ों का ख्याल रखे। एक जो यहाँ पे वर्ड मेंशन है कि क्लोज अटेंशन दे। Does the poet use a word in its denotative or connotative meaning? और ट्रांसलेटर के लिए ज़रूरी है कि वो ये जाने कि जो पोइट ने वर्ड यहाँ पे यूज़ किया वो डोनेटेटिव फॉर्म में यूज़ किया या क्वांटिटेटिव फॉर्म में यूज़ किया। डोनेटेटिव का मतलब क्या है? डोनेटेटिव का मतलब है डिक्शनरी मीनिंग। सपोज़ मैं कहता हूँ होम, होम मीन्स घर, ठीक है, तो ये क्या है? ये डोनेटेटिव मीनिंग है, डिक्शनरी मीनिंग है। अब अगर मैं कहता हूँ क्वांटिटेटिव मीनिंग, क्वांटिटेटिव मीनिंग क्या है? क्वांटिटेटिव मीनिंग का मतलब ये है, सपोज़ अगर मैं कहता हूँ, यही एग्जांपल मैं लूँगा, होम, होम किसी के लिए फीलिंग्स, किसी के फीलिंग्स को अवेक कर सकता है। इट मीन्स किसी को कोई याद आ सकता है, तो ये क्या है? क्वांटिटेटिव मीनिंग है। वहाँ पे आप सिंपल डिक्शनरी मीनिंग तक अपने आप को लिमिटेड नहीं रखते। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट कि ट्रांसलेटर के लिए ज़रूरी है कि अगर किसी पोइट ने वर्ड यूज़ किया कि वो डोनेटेटिव है या क्वांटिटेटिव है। What imagery do these words create? How can they be accurately and artificially expressed in the target language? और फिर ये जो ट्रांसलेटर उसके लिए ज़रूरी है कि वो किस तर्ज पे या किस तरह जो है उसको टारगेट लैंग्वेज में उस वर्ड को जो है एक्सप्रेस करेगा या कर सकता है। What stylistic effect do they create? What figures of speech, hyperbole? खैर ये आगे भी हम डिस्कस करेंगे कि यानी पोइट ने कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ किया है। लिटरेरी डिवाइसेस का आपको पता है जिसमें एलिट्रेशन है, हाइपरबॉल, एनिट्रोपिया, मेटोनिमी, सेनेक्डॉट, ईटीसी, पन,
words play, these all comes in the category of literary devices. एलूजन्स क्या है? एलूजन्स जो है ये भी एक लिटरेरी डिवाइस है। कहते हैं कि अगर किसी ट्रांसलेटर ने किसी पोइट्री को ट्रांसलेट करना तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि वो एलूजन्स का ख्याल रखे। एलूजन्स क्रिएट एम्बिग्विटी, दे कैन नॉट बी रिकग्नाइजेबल टू द कॉमन पीपल। एलूजन्स क्या है? किसी ख़ास वाक़ये की तरफ जब हम पोइट्री में डिस्कशन करते हैं या एक पॉइंट को जो है हाईलाइट करते हैं, आपने सिंपल ये समझना है कि जो अल्लामा इकबाल की पोइट्री होती है उसमें आपने अमूमन देखा होगा कि वो किसी न किसी इंसिडेंट की तरफ इशारा करते हैं। अब क्या है, उस इंसिडेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। सो एलूजन्स जो है किसको कहते हैं? किसी स्पेसिफ़िक इवेंट, किसी स्पेसिफ़िक जो वाक़या होता है उसकी तरफ इशारा करना या उसको डिस्कस करना पॉइंट्स के थ्रू अपनी पोइट्री में, उसको हम एलूजन्स कहते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि ये कोई कॉमन पीपल के रिकग्नाइजेबल नहीं होता। मतलब अगर सपोज़ किसी ने कोई चीज़ नहीं पढ़ी, किसी वाक़ये के बारे में नहीं पढ़ी और वही चीज़ जो है किसी पोइट ने पोइट्री में डिस्कस की हो, तो क्या उसके लिए पॉसिबल है कि उसको समझे? इम्पॉसिबल है। सो इट मीन्स यू मस्ट हैव अ वास्ट नॉलेज टू अंडरस्टैंड दैट इंसिडेंट, टू नो अबाउट दैट इंसिडेंट। देयरफॉर दे आर डिफ़िकल्ट टू ट्रांसलेट। इसीलिए कहते हैं कि वो डिफ़िकल्ट होता है ट्रांसलेट करना उसको। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दी गई है। फॉर एग्जाम्पल, द कार्स फ्रॉम एटलांटा इज़ फुल ऑफ एलूजन्स फ्रॉम ग्रीक मेथोडोलॉजी। अब ये एक टेक्स्ट है, उसमें क्या है कि वो ग्रीक मेथोडोलॉजी से फुल है, लेकिन अब ग्रीक मेथोडोलॉजी ऑब्वियसली ना हमने ज़्यादा पढ़ा है ना किसी और ने ज़्यादा पढ़ा होगा, तो ये ज़रूरी है कि आपको ग्रीक मेथोडोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आपको इसकी समझ आएगी। So it is nearly possible for the translator to translate it into the target language unfamiliar with Greek myths. तो ये ऑब्वियसली एक ट्रांसलेटर के लिए इम्पॉसिबल होता है कि वो उस चीज़ को, उस वाक़ये को अपने टारगेट लैंग्वेज में जो है ट्रांसलेट कर सके। एक और एग्जांपल सपोज़ मैं कहता हूँ कि यानी पोइट्री में जो है किसी वाक़ये की तरफ इशारा है और वो वाक़या जो है ग्रीक मिथोलॉजी से रिलेटेड है और उस पोइट्री को मैंने ट्रांसलेट करना है। वो पोइट्री जो है इंग्लिश में है और उसको मैंने ट्रांसलेट करना है उर्दू में। सो इट विल बी टू डिफ़िकल्ट फॉर मी कि मैं उस वाक़ये को भी सेम टू सेम उर्दू में ट्रांसलेट कर सकूँ। इट टेक्स अ ह्यूज टाइम एंड इट टेक्स आई हैव टू अंडरस्टैंड और आई हैव टू गो थ्रू दैट इंसिडेंट और थ्रू गो थ्रू दैट दोज पॉइंट्स। उसके बाद है हमारे पास पॉइंट राइम। राइम क्या है? राइम को ऑब्वियसली आपको पता है, राइम इज़ अ कैची एंड lends a sense of wholesomeness to words that are strung together. However, the practical and critical task of a translator is how to keep the original meaning and expression but still can describe it with rhymes in the new language. देखो, जितनी भी पोइट्री है उसमें कोई ना कोई राइम स्कीम ज़रूर यूज़ होती हैं। जैसे आप शेक्सपियरियन की पोइट्री देखें या इटालियन है या दूसरी पेट्रियार्कियन है, जितनी भी पोइट्री है, इंग्लिश पोइट्री है, इट मीन्स इन सब में जो है राइम स्कीम यूज़ होती है। तो एक ट्रांसलेटर के लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है कि उस राइम को डील कर सके। To come up with a natural translation, translators will need to choose a corresponding syllable that can create a similar effect on the listeners. Metaphors क्या है? One of the biggest problems when translating poetry is metaphors. Metaphors are specific to a particular language based on culture. अब ये जो metaphors है ये obviously आपने पढ़ा है, metaphor हो गए, similes हो गई, puns हो गए, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हैं। ये literary devices में आते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी literary devices तो मेरी 3 वीडियोज़ बनी है, उसमें मैंने एक literary device को डिस्कस किया, उसको देख लीजिएगा। कमेंट में आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि अगर वो वीडियो आपको चाहिए, लिंक वगैरह, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। अदरवाइज़ आप चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ एक पूरी प्लेलिस्ट बनी है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि मेटाफर्स में क्या होता है? मेटाफर में एक स्पेसिफिक चीज़ें हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के कल्चर को जो है हिंट किया जाता है, इंटरेस्ट वगैरह, बिहेवियर्स वगैरह, लाइफस्टाइल वगैरह एंड मैनी अदर फैक्टर्स। फॉर दिस रीज़न दे आर नॉट ईजी टू बी ट्रांसलेटेड इनटू अ डिफरेंट लैंग्वेज। तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है या कोई आसान काम नहीं होता कि आप उस चीज़ को जो है ट्रांसलेट कर सको, यानी मेटाफर्स को ट्रांसलेट कर सको। Metaphors are capable of forming images and delivering underlying thoughts in the mind of readers. Hence, translators also have to create the same effects for the new audience by using the target language. This adds an extra level of difficulty for translators as they have to be fluent in the target language and understand the culture, interests, behaviors, lifestyles and various other elements to come up with the same impact.
तो इट मीन्स अगेन वही चीज़ें लाइक जो हमने ऊपर डिस्कस किया, सेम यही चीज़ें जो है नीचे भी डिस्कस हो रही है कि मेटाफर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर मेटाफर्स की बात करें, मेटाफर्स को ट्रांसलेट करने की बात करें, तो उसके लिए लाइक कल्चर वगैरह, इंटरेस्ट, बिहेवियर, ये सारी चीज़ें जो है इम्पोर्टेंस यानी मानी रखती है। अदर डिवाइसेस में जैसे ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, अदर डिवाइसेस में ये दूसरे जो लिटरेरी डिवाइसेस आते हैं उनको कहा गया है, ठीक है, जिसमें यहाँ पे कुछ मेंशन भी हैं, ये जैसे ये हाइपरबॉल, एनिमेटोपिया, पंस, सिमिली, मेटाफर, इसी तरह एलिट्रेशंस, ये सारे क्या हैं, ये सारे लिटरेरी डिवाइसेस हैं। सो ये क्या है, इनको भी ट्रांसलेट करना इट विल बी टू डिफ़िकल्ट फॉर एनी ट्रांसलेटर। इसी तरह जिसमें एलिट्रेशंस है, सिम्बोलिज्म है, ईडियम्स हैं एंड मूड्स, so these all are literary devices and it's too difficult for a translator to translate these or to deal with these kind of words or things. So I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी है क्या। सो स्टे ट्यून विद चैनल। अगर चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो अगर पसंद आई है तो ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।